अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम आज सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अपनी बुक को साथ रखें, वहाँ से आपने रीडिंग देखनी होगी, मतलब जो भी शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो आप पढ़ेंगे। तो पहली स्टेटमेंट को ज़रा समझें कि फर्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या पूछ रहा है। अ साइनोसाइडल करंट हैज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। साइनोसाइडल करंट है जिसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें मेंशन है 10 एम्पेयर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम और पीक वैल्यू, तो हमने मैक्सिमम या पीक वैल्यू फाइंड करनी है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें दी हुई है और हमने मैक्सिमम या पीक वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, हमने टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला है आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है, जबकि आई नॉट हमने फाइंड करना है। तो आई नॉट को इस साइड पे रहने दें, अंडर रूट 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कितनी मेंशन है, 10 एम्पेयर। तो यहाँ पे आप जब 10 की वैल्यू को अंडर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास पीक वैल्यू होगी। इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस वजह से ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दी है और पीक वैल्यू फाइंड करनी है तो भी ये फार्मूला, और अगर पीक वैल्यू दी हुई है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है तब भी ये फार्मूला। तो आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्वेश्चन को ज़हन में रखना है। नेक्स्ट है जी सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। सेकंड क्वेश्चन के की स्टेटमेंट है नेम द डिवाइस। आपने वो डिवाइस बताना है डैट विल, दो पार्ट हैं इसके। ए पार्ट में पूछ रहा है परमिट द फ्लो ऑफ डीसी करंट, जो डीसी करंट को फ्लो करने देता है, बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है। चलिए पहले पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमने इंडक्टर या सेल्फ इंडक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ा था। इंडक्टर या कॉइल जो होता है, इंडक्टर कॉइल की शेप का होता है, और कॉइल के अंदर से जब भी करंट फ्लो करता है और चेंज होता है तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ पैदा होता है, जिस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ का नाम देते हैं। तो ये बैक ईएमएफ जो होता है ये उस करंट को अपोज करता है जो चेंज हो रहा हो, और चेंज होने वाला करंट कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग। तो इसका मतलब है इंडक्टर वो डिवाइस होगा जो एसी को या अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा। दूसरी तरफ जब हम डीसी करंट को, मतलब बैटरी को इंडक्टर के साथ जोड़ते हैं तो बैटरी का करंट जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती। तो वो करंट जो है चेंज ना होने की वजह से इंडक्टर उसको परमिट करेगा अपने अंदर से फ़्लो को। तो इसका मतलब है इंडक्टर वो डिवाइस है जो डीसी को, जो डीसी को परमिट करता है कि वो इंडक्टर के अंदर से फ़्लो करे, जबकि एसी को बैक ईएमएफ के पैदा होने की वजह से अपोज करता है। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक नेम द डिवाइस मीन इंडक्टर इज़ द डिवाइस विच परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। नेम द डिवाइस that will permit flow of alternating current but not the direct current। मतलब ऐसा डिवाइस बताना है जो डायरेक्ट करंट को अलाउ नहीं करता कि उसमें से पास करे, और अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है कि वो उस सर्किट में से पास करे।
तो कैपेसिटर के केस के अंदर हमने पढ़ा था कि डीसी करंट जो है वो कैपेसिटर के अंदर से पास नहीं करता, क्योंकि कैपेसिटर की दो प्लेटों के दरमियान में इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर या एयर की जो प्रेजेंस है वो डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर के अंदर से फ्लो नहीं होने देती। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में सोर्स की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से एक प्लेट के ऊपर जब पॉजिटिव चार्जेस ऐड हो जाते थे या स्टोर हो जाते थे, आफ्टर चेंजिंग द पोलैरिटी ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते थे दूसरी प्लेट्स की तरफ। अगेन आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब पोलैरिटी चेंज होगी, अगेन पॉजिटिव चार्ज वापस मूव करेंगे पहली प्लेट की तरफ। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान हमने पढ़ा था कि जो चार्जेस होते हैं वो फ़्लो करते हैं, जिस वजह से जो करंट होता है वो फ़्लो करता है। तो इट्स मीन कैपेसिटर वो डिवाइस होगा जो डीसी करंट को परमिट नहीं करता कि वो उसमें से फ़्लो करे, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर से फ़्लो करता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट देखें ज़रा। हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकेंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। पूछा ये जा रहा है कि अगर हमारे पास एक लैम्प है, रोशन होने वाला लैम्प, अगर उसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सोर्स के साथ जोड़ा जाए तो वो एक सेकंड में कितनी दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंचेगा, मतलब मैक्सिमम जो है वो उसकी जो रोशनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बल्ब है जिसको हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है। अल्टरनेटिंग सोर्स जब अपना एक साइकिल, मतलब उसकी जो पोलैरिटीज़ हैं वो अगर एक दफ़ा रिवर्स होती हैं, रिवर्स मतलब अगर पॉजिटिव यहाँ पे है तो दोबारा पॉजिटिव, ये आफ्टर आफ्टर हाफ टाइम पीरियड ये पॉजिटिव एंड बनेगा, अगेन आफ्टर हाफ टाइम पीरियड ये पॉजिटिव एंड बनेगा, मीन आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम विच इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, इसकी जो पोलैरिटी हैं वो रिवर्स होंगी। इस दौरान इस तरह हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का एक वेव क्रिएट होती है या एक साइन कर्व क्रिएट होता है। अब अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो इसका मतलब है इस सोर्स के अंदर इस तरह की 50 वेव्स क्रिएट होंगी, क्योंकि सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर हम सपोज करते हैं 50 हर्ट्स, तो इट्स मीन एक सेकंड के अंदर इस तरह की 50 वेव फॉर्म क्रिएट होंगी। इस अगर एक वेव फॉर्म को हम देखें तो एक वेव फॉर्म के दौरान जो इनकेंडिसेंट बल्ब होगा वो अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे तब पहुंचेगा जब ये वैल्यू अपनी पीक पॉइंट पे पहुंचेगी। तो एक साइकिल में ये वैल्यू जो होती है वो दो दफ़ा पीक पॉइंट पे पहुंचती है, एक दफ़ा पॉजिटिव पीक पॉइंट पे और एक दफ़ा नेगेटिव पीक पॉइंट पे। तो इट्स मीन एक साइकिल के दौरान जो बल्ब होगा वो 2 टाइम्स मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंचेगा, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है तो इसका मतलब है इस तरह के 50 कर्व्स क्रिएट होंगे। अगर एक कर्व की वजह एक कर्व के अंदर हमने देखा, एक कर्व के दौरान अगर वो दो दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंच रहा है तो 50 कर्व्स के क्रिएट होने पे वो 50 × 2, तो 50 × 2 मतलब वो 100 टाइम अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंचेगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा सोर्स जो होता है वो एसी करंट को फ़्लो करता है और डीसी को फ़्लो नहीं करता, अलाउ नहीं करता। और इसी तरह यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी अगर वो चेंज हो जाती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 50 है तो 100 है, अगर लेट्स सपोज 100 होगी तो वो 200 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी चेंज करके ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट देखें।
अ सर्किट कंटेन एन आयरन कोर इंडक्टर। मीन एक सर्किट के अंदर एक इंडक्टर है जिसके कोर में आयरन है, या जिसको हम बोलते हैं आयरन कोर्ड इंडक्टर। अ स्विच, अ डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज। देन वो पूछ द स्विच इज़ क्लोज। स्विच को क्लोज किया मतलब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। आफ्टर एन इंटरवल, और थोड़ी देर के बाद उसको रीओपन किया मतलब सर्किट स्विच दोबारा ऑफ हो गया। वाई, एक्सप्लेन वाई अ स्पार्क जंप अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट। तो आपने बताना है जो स्विच है उसके अराउंड जो एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट हुआ है, तो आप उस स्पार्क के पैदा होने की या उसके क्रिएट होने की रीज़न बतानी है। तो बच्चों आंसर की तरफ आते हैं। ये फ़र्ज़ करें एक आयरन कोर इंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ कॉयल विच इज़ कनेक्टेड थ्रू अ स्विच विद अ डीसी सोर्स, मतलब बैटरी अल्टरनेटिंग सोर्स नहीं है, डीसी सोर्स है। तो पहले स्विच को क्लोज़ किया, स्विच क्लोज़ करने पे इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। तो आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब स्विच को दोबारा ओपन किया, ओपन करने पे स्विच को ओपन करने पे करंट जो सर्किट के अंदर से गुजर रहा था मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो की तरफ आएगा, मतलब करंट की वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू ऑफ करंट के चेंज होने की वजह से, चेंज ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ पैदा होगा, और ये ईएमएफ जो होता है ये उस स्पार्क पैदा करने का बायस बनता है जो स्पार्क इस स्विच के अक्रॉस में प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है जब स्विच को ओपन किया तो करंट, तो मतलब स्विच के ओपन होने से करंट की वैल्यू मैक्सिमम से जब ज़ीरो की तरफ जाएगी तो करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ, और वही ईएमएफ बेसिकली क्या होता है स्विच के अक्रॉस में स्पार्क प्रोड्यूस करने का बायस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। सेकंड पार्ट है कैपेसिटर। क्वेश्चन के मुताबिक वो पूछ रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो एक इंडक्टर की रिएक्टेंस पर उसके डबल करने का क्या इफ़ेक्ट होगा, और एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस पर फ्रीक्वेंसी को डबल करने से क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो आंसर की तरफ देखते हैं। वी नो डैट रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू ओमेगा एल। Omega is equal to 2 pi f, so omega L will be equal to 2 pi f L. In this equation we can see that frequency is directly proportional to reactance of inductor. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है वो भी डबल हो जाएगी। इन द सेकंड पार्ट the reactance of capacitor is equal to 1 over omega c, and 1 over omega c is equal to 1 over 2 pi fc. In this equation we can see that reactance of capacitor is inversely proportional to the frequency. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर डबल हो रही है, जबकि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो हाफ हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन आर एल सर्किट will the current lag or lead the voltage? Illustrate your answer by a vector diagram. तो बच्चों आर एल सीरीज सर्किट, हमने दो टॉपिक में आर सी सीरीज सर्किट और आर एल सीरीज सर्किट का टॉपिक पढ़ा था। उसमें से आर एल सीरीज सर्किट को आपने जहन में रखना है, तो उसके मुताबिक हम इसका आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। आर एल सीरीज सर्किट में आर एल सीरीज सर्किट की डायग्राम कुछ इस तरह थी। इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टॉपिक के अंदर
पढ़ाते हुए आप लोगों को समझाया था कि रिजल्टेंट जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह होती है कि वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के साथ एंगल थीटा बना रही होती है। तो अगर इस डायग्राम को हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय थीटा। इन द केस ऑफ प्योर रजिस्टर वो ज़ीरो फेज डिफरेंस 0 डिग्री था। इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर 90 डिग्री था। बट कम्बिनेशन के अंदर बच्चों आप लोगों को बताया था ना ही फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा ना ही 90 डिग्री होगा। तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ आर एल सीरीज सर्किट। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट थीटा होगा। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि इन द केस ऑफ इंडक्टर या आर एल सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड करेगा करंट को बाय थीटा। अब अगर हम इस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू फाइंड की जा सकती है टेन थीटा के ज़रिए। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वी एल है और बेस वी आर है। अगर इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करें वी एल की जगह पे आ जाएगा आई रूट मीन स्क्वायर एक्स एल और वी आर की जगह पे आ जाएगा आई रूट मीन स्क्वायर आर। आई रूट मीन स्क्वायर से आई रूट मीन स्क्वायर कैंसिल क्योंकि आप लोगों को बताया था सीरीज़ के अंदर करंट सेम होता है। सो क्वेश्चन बाकी रह जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर। एक्सएल मीन रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और आर मीन resistance. So by using this formula we can find the value of the theta which describe that voltage will lead the current by विच एंगल। तो ये थीटा से हम उस एंगल को फाइंड करेंगे जो हमें बताएगा कि वोल्टेज कितने एंगल के साथ करंट को लीड कर रहा है। तो बच्चों ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हमारे 6 जो हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड हैं चैप्टर के सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट जो पोर्शन है या नेक्स्ट जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंक्लूड नहीं है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन की आपको समझ आती है तो उसके बाद जो उसका आंसर है उसको समझना और उसको लिखना आप लोगों के लिए आसान होगा। तो बच्चों 2 से 3 दफ़ा टॉपिक को क्वेश्चंस को और उसके आंसर को रीड करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो वो लाजमी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।